हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना जो पार्ट 2 है उसको करने वाले हैं ज्योग्राफी का। देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्पेशल लेक्चर लाए हैं हमने जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए, और मैंने बताया था कि कल नोटिफिकेशन के बारे में बताया था कि जो बात चल रही है एग्ज़ाम को लेके कि 12 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, वो एक फ़ेक है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके एडमिट कार्ड बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनके बिना हम एग्ज़ाम दे ही नहीं पाते हैं। एक तो हमें सेंटर का पता होता है, सेंटर कहाँ पे होता है, और दूसरा तो हमारा वहाँ पे रोल नंबर होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पूरा एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या कहता है उसके बारे में यहाँ पे पूरा पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि आपको पूरा नोट नहीं करना है। आप एक पेज पे जो मैंने कल पढ़ाया था वो छोटा छोटा करके एक स्मार्ट नोट्स बना के एक पेज पे आप उस चीज़ को नोट कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद मैं आपको यहीं पे बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको किस तरह से नोट करनी है, क्योंकि जो 10th लेवल का एग्ज़ाम है वहाँ पे किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हो हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हैं ज्योग्राफी के। अगर मैं बात करूँ, हम JKSSB की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की, उसमें भी हमने ज्योग्राफी टॉपिक उठाया है, इंडिया का, वर्ल्ड का। तो आप देख सकते हो, अगर आपको विद डिटेल के साथ आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, अगर ये आपको पूरी डिटेल के साथ ये चीज़ें पढ़नी है ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे देखना कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड, वहाँ पे आपको 7 वीडियो मिलेंगी। वहाँ पे मैंने सातों वीडियो में पूरे वर्ल्ड डिवीज़न की MCQ डिस्कशन की हैं, तो आपको पूरा को पूरा वहाँ पे पता चल जाएगा इस चीज़ के बारे में। और यहाँ पे आपको नीड रहती है मैप की। ठीक है, और बस आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है कि आपको पूरा मैप खोजना पड़े, तो इतना मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो 10th का है, और JKP एग्ज़ाम को सेट करने वाली है। अगर JKSSB सेट करती तो फिर मैं आपको बताता किस तरह से आपको हैंडल करना है। तो चलिए, आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है जिसमें हमने यूनिवर्स के बारे में बात की है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हुआ। बच्चों ने रिप्लाई भी दिया थोड़ा बहुत, बट शेयर नहीं किया क्योंकि व्यूज़ नहीं आए उस पर। और आज का हमारा जो मैं अपने प्रॉमिस के साथ भी चल रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा पार्ट 2 है, कल हमारा पार्ट 3 आएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा जेके प्रैक्टिस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो। इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको, इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के बाद अपना जो फीडबैक होता है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए आपको, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। पर मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हम करवा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा आपका। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ही हमारी 3 मिनट की होगी। सामने आपके आ गई है वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की डिटेल में पढ़ना चाहो तो बहुत बड़ी है, एक दिन में तो कवर नहीं होती, बट मैं आपको मेन मेन चीज़ें यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखो, एक तो होती है लैटीट्यूड्स, एक तो होती है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लैटीट्यूड्स कौन सी लाइन्स होती हैं मैं आपको बता दूँ, जो इस तरह से होती हैं, इस तरह से लेटी हुई, इस तरह से। और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं जो इस तरह से होती हैं। मैप आपने देखा होगा, ये चीज़ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड में समझ आ गया तो चलो ठीक है, समझ आ गया। अब बात कर रहा है कि दे आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सही बात है, ये अर्थ के सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगी। एंड दिस लाइंस, मैप ग्लोब देखा है अब ना अपने, वहाँ पे लाइंस बनी होती हैं। ठीक है, एंड दिस लाइंस मेक इट्स ईजियर टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो लाइंस होती है ना, अच्छे मतलब ईज़िली हमें फाउंड आउट करने में पता चल जाता है कि कौन सा प्लेस कहाँ पे लोकेट कर रहा है, किस तरह से। अगर मैं मैप की बात करूँ, मैप यहाँ पे मैं दिखाता आपको, तो चलो यहाँ पे नीचे है मैप, थोड़ा बहुत इसके पे डिस्कशन कर लेंगे। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनकी चीज़ की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर दोस्तों वो होता है जो हमारी अर्थ को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में, एक तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में, एक और साउथर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। और इसका जो लैटीट्यूड्स होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। उसके बाद बात करता है पैरेलल टू लैटीट्यूड। दिस आर पैरेलल सर्कल्स ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल। दोस्तों, जो इक्वेटर्स के जो आपकी लैटीट्यूड्स होती हैं ना, जो पैरेलल रहती हैं इक्वेटर के। ठीक है, किस तरह से रहती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पैलेस डिवाइड द अर्थ इनटू वेरियस हीट जोन। और ये जो लाइंस होती हैं ये एक हीट जोन को
बताती हैं, ठीक है, हीट जोन को डिवाइड करती हैं। द डिफरेंट जोन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। मैं आपको किस तरह से ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना दोस्तों। क्या होता है कि ये आपका हो गया अर्थ पूरा, ये आपका हो गया इक्वेटर, इक्वेटर ये आपका आ गया नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये आ गया आपका साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यानी कि ये नॉर्थ पोर्शन, ये साउथ पोर्शन। पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे ज्योग्राफी वर्ल्ड की पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम इंडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो बताता है कि जिस तरह से ये आपकी लैटिट्यूड्स इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, ठीक है। इक्वेटर आपका कितनी डिग्री है? इक्वेटर आपका 0 डिग्री है, ठीक है। बोल रहा है कि जिस तरह से ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है, ये इतनी, जिस तरह से ये पैरेलल लाइंस डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं और इनका डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट है और डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशंस है। और सबसे ज़्यादा गर्मी आपको पता है इक्वेटर पे होती है, राजस्थान, ठीक है ना। सॉरी राजस्थान ही एक हीटेस्ट पार्ट है, अफ्रीका में है, क्योंकि अजाइसा कुछ ऐसा नाम है, मैं आपको बताऊंगा उसको बाद में, नाम ही कुछ यूनिक है। उस वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट वो जो एरिया है वहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहाँ पे राजस्थान से भी ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। दिस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इनटू द फ्रॉम द पोल। ये पोल से की गई होती हैं। पोल से किस तरह से, मैं आपको बता दूँ, एक तो आपका हो गया नॉर्थ पोल, दूसरा हो गया आपका साउथ पोल, ये इस तरह से होती है, ठीक है। और इसका जो होता है डिग्री कितना होता है, 82 डिग्री 0.5 मिनट्स, ठीक है। इस तरह से ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट, आगे देखते हैं क्या बोलता है। एंड दिस रेफरेंस लॉन्गिट्यूड इज आल्सो कॉल्ड, लॉन्गिट्यूड्स को एक तो मैंने पढ़ा लैटिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड्स के बारे में मैंने पढ़ा दिया जो इस तरह से होती। लॉन्गिट्यूड्स मैंने इस तरह से पढ़ाया कि जो आपको क्या करता है, जो आपको हेल्प करता है प्राइम मीडियन से, यानी कि जो हमारा टाइम बताता है। तो इसी को हम प्राइम मीडियन को ही ग्रीन वॉच मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन विच मेरिडियन, मेरिडियन, और यहाँ प्राइम मीडियन जिसको हम पीएम बोलते हैं। और ये जो होता है आपका, मैंने बता दी, इक्वेटर आपका डिवाइड करता है नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर, और जो आपका प्राइम मीडियन होता है ये आपका डिवाइड करता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि बताइए हमें कि जो डिवीज़न ऑफ द अर्थ है वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर की, वो कौन डिवाइड करता है? क्या वो ग्रीनविच मेरिडियन करता है या कुछ और करता है? दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको ग्रीनविच होगा या फिर प्राइम होगा तो आपने दोनों को टिक करना है। होगा तो ऑप्शन ए की, अगर बोला जाए क्या पता ऑप्शन ए में ग्रीनविच हो, सेकंड में प्राइम हो और थर्ड में बोला जाए कि बोथ ए एंड बी, तो आपने ए और बी को ही क्लिक करना है, ठीक है। ये आपका डिवाइड करता है वेस्ट और ईस्टर्न हेमिस्फीयर को। अब मैं इसकी बात करता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो हालांकि तो सब कुछ ही है। अभी आप देख रहे हो ये जो इक्वेटर है ये डिवाइड कर रहा है आपका 0 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। जो प्राइम मीडियन है, प्राइम मीडियन जो कितना है वो आपका, वो भी आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आपका आपका पोल होता है। आपको इस तरह से जब आप डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ते हो आप इस तरह से डायरेक्शंस बनाते हो कि नहीं बनाते हो? आप यहाँ पे लिखते हो नॉर्थ, आप लिखते हो यहाँ पे साउथ, यहाँ पे लिखते हो ईस्ट और यहाँ पे लिखते हो वेस्ट। ये आपका मेन पॉइंट आ गया 0। अब ये जो आपने डिवाइड किया है, जितना आपका ऊपर है उतना नीचे, जितना आपका लेफ्ट में है उतना आपका राइट में है, तो यानी कि ये आपका आ गया वेस्ट हिस्सा, ये आपका साउथ ईस्टर्न आ गया, ये नॉर्थन आ गया और ये आपका साउथ आ गया, ठीक है।
याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब वर्ल्ड में नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इनकी डिवीज़न किसकी वजह से हुई है? इक्वेटर की वजह से हुई है सर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर की। और ईस्ट और वेस्ट की डिवीज़न किसकी, हेमिस्फीयर की किसकी वजह से हुई है? वो हुई आपकी प्राइम मेरिडियन की वजह से। अब इंडिया स्टैंडर्ड टाइम भी है आपका, एक IST पढ़ा होगा आपने, जब मैं इंडिया का मैप लेके आऊँगा तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। सॉरी, मैंने बताया प्राइम मीडियन का रहता है 0 डिग्री, ठीक है। मैंने 82 पढ़ाया था जो आपको 5.0 डिग्री, वो आपका रहता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ठीक है। वो इंडिया के मैप में आता है, कौन कौन सी कंट्री को, स्टेट को क्रॉस करता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन कितनी है? वो आपकी 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री होती है। दोस्तों इस चीज़ को आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपका इक्वेटर आता है, ठीक है। इक्वेटर के बाद आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर उसके बाद आता है, आप देख सकते हैं, नॉर्थन टेम्परेट जोन। उसके बाद आता है आपका आर्टिक सर्कल, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका नॉर्थ में आता है। फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, वो आपका साउथ में आता है। फिर उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल आता है, वो आपका कहाँ पे आता है? साउथ में आता है। और आर्टिक का जो आता है वो आपका नॉर्थ में आता है। आर्टिक क्यों आता है? आर्टिक वहाँ पे है, आर्टिक ओशंस भी हैं हमारे। और नॉर्थ पोल आ गया आपका। फिर उसके बाद नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री पूरा बोला। इंटरनेशनल डेट लाइन कितनी है? 180 डिग्री, ठीक है। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके है कि आर्टिक सर्कल है, ये कौन से है हेमिस्फीयर में होता है? नॉर्थन में होता है, यहाँ की साउथर्न में होता है, तो ये आपका नॉर्थन में होता है। अंटार्कटिका सर्कल वो आपका साउथ में होता है। एंगल क्या है? 66, आपको एग्जाम में इस तरह से भी बोला जाता है 1.2 सर, 1/2 डिग्री, ठीक है, या 66.5 भी हो सकता है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर को डिवीज़न करता है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आई हो। और ये डिफरेंट डिफरेंट हीट जोन्स देता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हीट जोन्स देता है। और आपको पता है कि मैं आपको बता दूं, जो आपका अफ्रीका है ना, अफ्रीका की बात, वर्ल्ड की डिवीज़न चल रही है तो अफ्रीका तो बात करेंगे ही हर गेम। अफ्रीका ना, जो वहाँ पे आपका इस तरह से लाइन्स है और इस तरह से लाइन्स है, ठीक है। वहाँ पे इक्वेटर भी पास कर रहा है, वहाँ पे प्राइम मीडियन भी पास कर रही है, ठीक है। और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। एक ऐसा प्लेस है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी, वो एक हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे 58 डिग्री पॉइंट सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वर्ल्ड का हॉटेस्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों आपको ये बोरिंग लग रहा होगा लेक्चर, बट आपको ज्योग्राफी वर्ल्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अर्थ हैज़ 4 मेन सिस्टम। एक मिनट, कुछ चीज़ रहती है हमारी अभी आगे। वो अर्थ हैज़ 4 मेन सिस्टम दैट इंटरेक्ट, दे आर जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। दोस्तों जियोस्फीयर क्या होता है? जियोस्फीयर हो गया आपका लैंड और रॉक्स यहाँ पे होती हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर यहाँ पे वाटर, ओशंस वगैरह आ गए। एटमोस्फीयर आपका एटमोस्फीयर ही होता है, यहाँ पे एयर गैसेस होती हैं। बायोस्फीयर यहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं। एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो चलिए जियोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं। जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है लैंड, लैंड, ठीक है। और ये लैंड की बात करेंगे। अब यहाँ पे मैप में आपको दिखा देता हूँ। ये आपका आ गया एशिया कॉन्टिनेंट, ये आपका आ गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये आपका यूरोप आ गया, ये नॉर्थन अमेरिका आ गया, और ये साउथन आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, और ये आपका अंटार्कटिका आ गया, ठीक है। और अंटार्कटिका जो है ना, इसको कूलेस्ट कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपसे पूछा जाए वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा, अभी नोट नहीं करना चीज़ को। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक ओशियन है इस साइड, साउथ में इंडियन ओशियन है, और नॉर्थन में आर्टिक ओशन है। अफ्रीका को डार्क या फिर ब्लैक कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है। एक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं। इस चीज़ को देखिए आप, यहाँ पे इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सबसे पहले हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट देखिए। सबसे पहला जो रैंक है ना बाई एरिया, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, उसके बाद अफ्रीका आता है सेकंड पे, नॉर्थ अमेरिका थर्ड पे, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया।
दोस्तों अगर आपको पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न पढ़ोगे तो आपको पूरा इन्हीं पे वर्क करना है। एशिया की डिवीज़न क्या है, एशिया में कितनी कंट्रीज़ हैं, क्या क्या वहाँ पे है, कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन सी लॉन्गेस्ट है, इस चीज़ की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट आपका डेड सी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। जो माउंट किलिमंजारो है वो कौन से कॉन्टिनेंट की माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन है। तो आपसे ऑप्शन और यूरोप हो सकता है, अंटार्कटिका हो सकता है, साउथ अमेरिका हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस चीज़ को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको आप देख सकते हैं, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट आपको याद रखना होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं रॉक्स की, क्योंकि हमने जियोस्फीयर में लैंड और रॉक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। वेरियस काइंड्स ऑफ रॉक्स होती हैं अर्थ पे, क्रस्ट आर ग्रुप्ड अंडर द फैमिलीज इजीनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटाफॉर्मिक रॉक्स। ये चीज़ें हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि इंजीनियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। इंजीनियस रॉक्स वो होती हैं कि जो मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट इनसाइड अर्थ। दोस्तों मोल्टन मैग्मा होता है कि जो आपका लावा जिसको बोलते हैं हम, इनसाइड अर्थ, अर्थ के जो अंदर होता है, कम्स टू द सरफेस, जो अर्थ के बाहर आता है इन रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। कैसे बाहर आता है, वोल्केनिक एक्टिविटी यानी कि आपका जो कि अर्थक्वेक वगैरह होता है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। इट कूल्स एंड फॉर्म्स इंजीनियस रॉक्स, और ये इट कूल्स एंड फॉर्म्स इंजीनियस रॉक, और ये जब बाहर आता है ये जम जाता है, ठंडा हो जाता है, और इसी की हमारी इंजीनियस रॉक्स बन जाती हैं, जहाँ पे हमें ग्रेनाइट और बसाल्ट इसकी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। समझ आया। यहाँ पे देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। यहाँ पे देखिए मैग्मा है, यानी कि लावा निकल रहा है धरती से फूट के, जब वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं और इस तरह से निकलता है, और ये इसी तरह की ये पहाड़ियाँ बन जाती हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ग्रेनाइट और बसाल्ट इसकी एग्जांपल है। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं, दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग इरोजन, यानी कि जब हमारा मौसम ख़राब होता है, जब बारिश होती है और ये जो धुआं होता है ऊपर जाता है, इसकी वजह से जो इरोजन्स होता है, और ये वाटर की फॉर्म में आता है, इसकी फॉर्म में होता है, और केमिकल्स की फॉर्म में आता है, और जिसका जिप्सियम और ग्रेवल इसकी एग्जांपल है, दिस काइंड्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। और एग्जाम में आपको आ सकता है बताइए कि सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल क्या है, जिप्सियम है या फिर ग्रेवल है। इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम्पल में आ सकते हैं। उसके बाद आती है मेटाफॉर्मिक रॉक्स। दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इंजीनियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। दोस्तों ये इस तरह की जो रॉक्स होती हैं ये आपकी इंजीनियस से ही बनती हैं, जो आपका इग्नियस से, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा हीट होगी उसकी वजह से ये चीज़ बनती है। बट अंडर वेरी हाई टेम्परेचर दे आर मेल्टेड, बहुत सारा टेम्परेचर होगा तो मेटाफॉर्मिक रॉक पिघल भी जाती हैं, एंड दे बिकम पार्ट ऑफ मैग्मा, और ये फिर से वही लावा बन जाती हैं, ठीक है। लेटर ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी द मैग्मा विल अगेन राइज टू द सरफेस, ये फिर से ऊपर चला जाएगा पहाड़ों पे, फिर से इनका सर्कल चलता है। जो ये सर्कल चलता रहता है, कभी मैग्मा से अपना सेडिमेंट्री निकलेंगी, सेडिमेंट्री से फिर मेटाफॉर्मिक जब पिघल जाती हैं तो फिर से वो कन्वर्ट हो जाएंगी इग्नीशियस में, इग्नीशियस वो फिर से मैग्मा बन जाता है, और फिर से ये सर्कल चलता ही रहता है इस तरह से, और इस सर्कल्स को बोलते हैं हम रॉक साइकिल, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको बता दिया कि पानी, हाइड्रो यानी कि पानी। और ये जो आप देख रहे हो मैप में, पैसिफिक ओशियन है, साउथर्न ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्टिक ओशियंस है, अटलांटिक ओशियंस है और पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को आप निगलेक्ट नहीं करना जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ओशन क्या होता है, ओशन यानी कि समंदर, ठीक है ना। और सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। फिर उसके बाद अटलांटिक ओशन, इंडिया का जो ओशन है वो कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, ठीक है। विच इज़ द 3rd लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इंडियन ओशन। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन। स्प्रेड 1/3 ऑफ द सरफेस सर्कुलर इन शेप। दोस्तों इसने जो धरती पे जो इसने सरफेस कवर किया वो 33% ऑफ द अर्थ सरफेस मान सकते हो। और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मैरीना टच है। मैरीना टच किसका डीपेस्ट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बन सकेगा कि मैरीना जो टच है वो किसका एक डीपेस्ट पॉइंट, वो है आपका पैसिफिक ओशन का, ठीक है। अटलांटिक ओशन का जो रैंक है वो आपका 2 है, और ये एस शेप्ड में है। कौन सा ऐसा ओशन है जो एस शेप्ड का है, आपको लिखना, आप इसको लिख भी सकते हो बट आपको इसको ढूंढना नहीं है, ठीक है। एस शेप्ड में जो है आपका
अटलांटिक है, और ये आपका एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज बिजिएस्ट ओशन, और एक आपका बिजिएस्ट ओशन है, और डीपेस्ट पॉइंट इसका प्योर्टो रिको ट्रेंच। दोस्तों आई नो इसके पॉइंट्स जो नाम है डीपेस्ट पॉइंट है, इनको याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आपको अगर जॉब लेनी है तो ये तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा जो ओशन एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बन सकता है इंडियन ओशन का, कि ट्रायंगल शेप्ड जो ओशंस है उसका नाम बताइए जल्दी से। वो आपका कौन सा है? इंडियन ओशन। ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, डीपेस्ट पॉइंट इज जावा ट्रेंच। ये एक ऐसा ओशन है जिसका नाम जो पड़ा है सिर्फ एक कंट्री के नाम से, इंडियन ओशन, यानी कि इंडिया का ओशन। अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक यानी कि आल्सो नोन एज साउदर्न ओशन, डीपेस्ट पॉइंट इज साउथ सैंडविच ट्रेंच, और जावा पॉइंट इसकी हाईएस्ट डीपेस्ट पॉइंट है हमारा इंडियन ओशन का। एग्जाम में क्वेश्चन इसका बनेगा। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। और बता दिया, साउथर्न ओशन बोलते हैं अंटार्कटिक ओशन, उसका रैंक क्या है? 4th पे है। डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? साउथ सैंडविच ट्रैक। आर्टिक ओशन कौन सा है? लोकेटेड विद द आर्टिक सर्कल्स, जो आर्टिक सर्कल के मैंने बताया सराउंड द नॉर्थ पोल, वेरिंग स्टेट, कनेक्ट पैसिफिक आर्टिक ओशंस को जो कनेक्ट करती है, ठीक है। और मोली होली इज़ द डीपेस्ट पॉइंट, मोलाई होली इज़ द डीपेस्ट पॉइंट। दोस्तों इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज़ को रीड आउट करते रहोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ज्योग्राफी दी है तो ये चीज़ छोटी, ये बहुत कम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पता है। आप पढ़ रहे होगे कि ये कहाँ से आ गई ऐसी, इतना डीप नहीं है, ये बहुत ऊपर ऊपर से है, इसके डीप भी बहुत है। अगर आपने इतना डीप पढ़ना है तो आप मेरी वीडियोस देखें, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया की देख सकते हो, वर्ल्ड की भी देख सकते हो, ठीक है। डेली अपडेट होती रहती है मेरी वीडियोस। इंडिया जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK इंडिया पे जाओगे, वहाँ पे आपको ये मेरी वीडियो ज्योग्राफी की मिलेंगी। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बरमूडा ट्राइंगल इज ए बैगुल डिफाइन द ट्राइंगल रीजन्स ऑफ अटलांटिक ओशन। और अब आपसे पूछा जाएगा जो ब्रैगुंडला कौन सा है? बरमुंडा ट्राइंगल है, ये कौन से ओशंस में है? ये आपका अटलांटिक ओशंस में है। और यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे बहुत सारी शिप्स है वो डिस्पेयर्स हो गई थी, ठीक है। बस इतना याद रखना है दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टाइट से, ये बहुत डीप चला जाता है काम। टाइड्स ये आपका फुल मून्स और न्यू मून्स के बारे में बताता है। बस आपको याद रखना है कि टाइड्स क्या होती हैं। इसे पीरियोडिक राइज एंड फॉल्स लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, एक पीरियोडिक राइज करती हैं और फॉल्स करती हैं लार्ज बॉडी ऑफ वाटर कॉस्ड बाय द ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ मून एंड सन। ग्रेविटेशनल की इंट्रैक्शन से, कौन कौन सी? अर्थ मून और सन की इंट्रैक्शन से जो एक फॉल्स करती हैं लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, वो कौन सी होती हैं? वो आपकी होती हैं टाइड्स, ठीक है, टाइड्स। और 2 टाइप्स की टाइड्स होती हैं, एक तो स्प्रिंग टाइड होती है, आपकी नीप टाइड्स होती हैं। इट अकर्स ए न्यू मून एंड फुल मून डेज, दे आर लार्ज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पुल्स ऑफ द मून एंड सन आर सेम डायरेक्शन। स्प्रिंग टाइड अकर्स ऑन फुल मून। ये छोड़िए, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम्पल से, बट आप इस चीज़ को याद रखिए कि सबसे बड़ी जो हाईएस्ट टाइड है इन द वर्ल्ड में वो आपकी बे ऑफ फंडी इन नोवा स्कोटिया में है, कनाडा में, ठीक है। ये चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात आती है कि स्ट्रेट क्या होती है। स्टेट सर ऐसी चीज़ होती है, इज ए नैरो चैनल ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, पाक स्टेट, एग्जाम्पल ऑफ आर ए स्टेट। दोस्तों स्टेट में आपको बताता हूँ, स्टेट होती है जो आपका आ गया ये आपका आ गया इंडिया, ये आ गया आपका श्रीलंका, ठीक है, ठीक है गाइस। ये आपका आ गया इंडिया, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला यहाँ पे है साउथर्न एरिया। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गुजरता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बाद में बताऊँगा आपको जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हम श्रीलंका, ठीक है। और ये आपका आ गया साउथर्न एरिया, केरला वगैरह, आंध्र प्रदेश यहाँ पे।
तो दोस्तों ये बता कि स्टेट क्या होती है। देखिए ये श्रीलंका और इंडिया एक दूसरे को आपस में जोड़ रही है, यानी कि स्टेट इज़ ए नैरो चैनल ऑफ वाटर, छोटा सा पानी का जो एक चैनल है दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, तो दोनों बॉडीज को कनेक्ट करता है आपस में, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट। तो इस स्टेट का नाम क्या है जो श्रीलंका और इंडिया को जोड़ती है, ये चीज़ तो मैं हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में करूँगा, इसको हम बोलते हैं पाक स्टेट। बहुत सारी स्टेट है, गिब्राल्टर स्टेट है, बहुत सारी स्टेट है, इतना आपको पढ़ना नहीं है। इस्थमुस क्या होता है? इस्थमुस ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्जर लैंड एरियाज। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज लैंड आर यूजली विद वाटर बॉडीज ऑन द अदर साइड। इस्थमुस ऑफ पनामा इन एग्जाम्पल ऑफ एन इस्थमुस। पनामा को आप सर्च करोगे जब आपको ये वर्ल्ड का ही दिखेगा। इस्थमुस एक ऐसा एरिया होता है जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं लैंड के, जो कनेक्ट करते हैं बड़ी एक लार्जर लैंड बॉडी को। ठीक है दोस्तों, कोरल रीफ क्या होता है? कोरल रीफ्स होता है कि जो एक रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन स्केलेटन्स एंड स्कर्शंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैराइन ऑर्गेनिजम्स known as coral polyps. They live in the coalians and many of this kind barrier reef और फ्रिगन रीफ। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो ओशियंस होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे क्या होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, जो उनकी उनकी वजह से क्या होता है कि एक इस तरह का रीफ बन जाते हैं, यानी कि डीपेस्ट समुंदर में। जो आपका साइड पे होगा, यानी कि ये कौन सा रीफ है, फ्रिंग आ गया, बेरिंग आ गया, और आपका अटोल्स आ गया। अटोल्स यानी कि जो साइड्स पे होता है, जितना साइड्स पे होगा एक समुंदर होगा, और समुंदर होगा आपका यहाँ पे, ऐसे उनकी वजह से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लैंड टाइप बन जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा साइड पे बनेगा। और जो आपका आता है बैरियर रीफ, वो आपका थोड़ा सा इधर जाके बनेगा, उनकी वजह से। कौन सी वजह से? माइक्रोस्कोपिक मैरीन ऑर्गेनिज्म, और मैरीन ऑर्गेनिज्म यानी कि जो समुंदर में बीच होते हैं। ठीक है, होते हैं, उनकी चट्टान की टाइप होते हैं, वाइट वाइट कलर के। और कोरल नोन एज कोरल पॉलिप्स बोलते हैं उनको, कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। ठीक है, उनको कोरल पॉलिप्स की वजह से ये चीज़ बनती है। और जब ये पूरे समुंदर, अगर मैं पूरी समुंदर की सेंटर की बात करूँ, ये बन जाते हैं इनकी वजह से, तो ये इस तरह से बन जाता है। और ये काम है फिर बाद में एक आइलैंड की फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, कोरल लीफ। इन कोरल पॉलिप्स की वजह से समंदर में कुछ चीज़ें, कोरल पॉलिप्स होते हैं, उनकी जमा इकट्ठा होने से समुंदर में एक पानी के बीच में एक चट्टान टाइप बनना स्टार्ट हो जाती है। बाद में जब पूरे डीप समुंदर की बात करें, जो यानी कि जहाँ पे गहरा होगा, वहाँ पे आपको फ्रिंगिंग रीफ देखने को मिलेगा, यानी कि जहाँ पे आइलैंड की फॉर्म में हमें बाद में देखने को मिलता है। दोस्तों एटमॉस्फेयर क्या होता है हमारा? एटमॉस्फेयर हो गया कि एक गैसेस की लेयर बनी होती है जो कि सराउंडेड अर्थ होती है। सबसे पहला आपका ट्रोपोस्फेयर आता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर की जो दूरी है वो आपकी 12 किलोमीटर होती है। उधर से आपकी मेसोस्फेयर की आपकी 50 किलोमीटर होती है, और मेसो से आपकी थर्मो आपकी 80 होती है, और यहाँ से 320 होती है थर्मो से। ठीक है, इतनी इंतरी दूरी इनकी बताई जाती है, पर एक्चुअल नहीं पता इनकी। Since force of gravity, Earth pull decrease from the surface, concentrations of gases also decrease with the increase in the altitude from the surface. As result, atmospheric pressure is maximum on the surface of the Earth, decrease increasing the altitude. Barometer used to measure the atmospheric pressure. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मीटर यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में, तो वो आपका बैरोमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो दिस लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर विच इंक्रीज इन आल्टीट्यूड, जब इनका आल्टीट्यूड इंक्रीज हो जाता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, कम होना चाहता है, ठंडक फैलती है ऊपर। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना हैपन्स इन देयर लेयर, सारा का सारा जो वेदर फिनोमिना हैपन्स इस लेयर के बीच में ही होता है। दिस इज अ स्मॉल रीजन बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर which temperature does not change, region is known as ट्रोपोपॉज। दोस्तों बोल रहा है कि जो एक आपका स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में एक एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, और वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, और इस रीजन को हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है। अब ओजोन लेयर क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस के रिलेटेड भी और आपको इन्वायरमेंट जियोग्राफी के रिलेटेड भी। स्ट्रेटोस्फीयर विद इंक्रीज इन आल्टीट्यूड, जब इनका आल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर आल्सो राइज करता है। और प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशलिस्टी ऑफ दिस लेयर।
स्ट्राटोपाज इज प्रेजेंट बिटवीन द स्ट्राटो एंड मेसोस्फीयर। और जब यहाँ पे जो पास हो जाता है, पास का मतलब है कि ख़त्म हो रहा है, स्ट्राटो और मेजो के बीच में फॉल करती है आपकी स्ट्राटो पास, और यहाँ पे भी टेम्परेचर लीज नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से एरिया में जो टेम्परेचर डिजिबल चेंज नहीं करता वो आपका ट्रोपो पास में नहीं करता, स्ट्राटो पास में नहीं करता, और मीजो पास में भी नहीं करता होगा। दोस्तों ओजोन लेयर कहाँ पे फाउंड होती है, एग्जाम में 50 बार क्वेश्चन आ चुका है, सेंटर का हो या स्टेट का हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में आता है, ठीक है। ओजोन लेयर हमें कहाँ देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, ठीक है। दोस्तों आज देख सकते हो आप 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो मैंने इतने लंबे लेक्चर नहीं खींचता हूँ, बट मुझे ये चीज़ आपको ख़त्म करनी है। मीजोस्फीयर क्या होता है, अगेन विद इंक्रीज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि जैसे आल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये जो हो गया ना आल्टीट्यूड यानी कि हाइट, आल्टीट्यूड क्या हो गया, जैसे ये बढ़ रहा है ना, इसका आल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे आल्टीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। मोज़ोपियोज में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। मीज़ोपास का एरिया मतलब कि थर्मोपास और मीज़ोपास के बीच का एरिया को मीज़ोपास बोलेंगे। थर्मोस्फीयर क्या होता है, टेम्परेचर इन दिस लेयर इंक्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, और इंक्रीज आल्टीट्यूड भी, हाइट भी इंक्रीज़ करती है। अनदर स्पेशलिस्ट थर्मोस्फीयर इज़ आइनोस्फीयर, और इसको आइनोस्फीयर भी बोला जाता है थर्मोस्फीयर को, ठीक है, याद रखना इसको, आइनोस्फीयर। और यहाँ पे आइनोस्फीयर की स्पेशलिस्ट है, दिस लेयर्स चार्ज्ड पार्टिकल, वी मेक यूज़ ऑफ आइनोस्फीयर इन नाइट कम्युनिकेशन। आइनोस्फीयर का यूज़ हम रेडियो की कनेक्टिविटी के यूज़ करें दोस्तों, जो रेडियो का नेटवर्क वगैरह आता है वो आपका थर्मोस्फीयर से, यहाँ को आइनोस्फीयर की वजह से ही हमें मिलता है। और एक्सोस्फीयर एक लास्ट ऑफ द 5 लेयर है जो कि आउटर बाउंड्री ऑफ एक्सोस्फीयर से है, जो कि एक बिल्कुल बाहर है, जिसका कोई डेफिनेशन हमें पता ही नहीं है, स्लो मर्ज विद आउटर स्पेस, ये स्पेस से बाहर की बात है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में। दोस्तों बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। एग्जाम में आपको पूछा सकता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैसेज, CO2, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, न्यूट्रियस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ये सारी की सारी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ग्लोबल वार्मिंग की, इनको ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेज की इफेक्ट की वजह से क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ग्रीन हाउसेस क्या होती हैं, जब ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से होती है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ आपको। आफ्टर रिसीविंग द सन रेडिएशन, सन की जो रेडिएशन होती है यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं, अर्थ विल हीट अप, जिसकी वजह से अर्थ है जो एक टेम्परेचर हो जाती है, गर्म हो जाती है। एंड अर्थ आल्सो विल स्टार्ट द इमाइटिंग रेडिएशन, और अर्थ जो होती है इमाइट करना स्टार्ट करती है रेडिएशन विच नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। वट द ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, जो एटमोसफेयर में ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट रहती हैं, एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड दस नॉट अलाउ द रेडिएशन टू एक्सपेट इन टू अवर स्पेस एंड दिस प्रोसेस इंक्रीज अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। तो ये बोलता है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं एटमोसफेयर में लेयर बना के बैठी होती हैं, वो इन रेडिएशन से हमारा बचाव करती हैं। बट इफेक्ट्स भी पड़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या है, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, इफेक्ट क्यों कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन हाउसेज प्रेजेंट एटमोसफेयर एंड दिस टर्न कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और ये जो गैसेस बढ़ रही हैं इनका यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग होना। एज रिजल्ट फिनोमेना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज, जिसके कारण हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्करेंस नेचुरल क्लाइमेटी एंड नॉर्मल वेदर चेंज, और वेदर की कंडीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। ओजोन लेयर की मैं पहले बाद में बात करता हूँ, पहले मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग समझा देता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं, कौन सी गैसेस, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस वाली गैसेस होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, जो हमारे सन से वो आती हैं, रेस आती हैं यानी कि सूरज की किरणें, ये उनको प्रोटेक्ट करती हैं हमसे, यानी कि अर्थ पे आने से उनको रोकती हैं। बट ये क्या करती हैं, इनको ये गैसेस होती हैं इनको ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और कुछ जो थोड़ी थोड़ी वो होती हैं, रेस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, वो हमारी अर्थ पे आती हैं, जिनके कारण से हमारे यहाँ पे गर्मी होती है। अगर ये बिल्कुल भी ना हमारे यहाँ पे आए, ये गैसेस ना हो, तो -18 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होगा और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, ठीक है।
अगर ये गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट ना हो। दोस्तों बोल क्या रहा है कि पोल्यूशन की वजह से और फॉसिल फ्यूल की वजह से, हमारी कुछ कारणों की वजह से ये जो गैसेस होती हैं इनकी इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर ये कि चाहे गैसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो क्या होता है कि जो हमारा ओजोन होल है वो ज़्यादा हो रहा है, और इनकी जो गैसों की आने की परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा गर्मी के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, ये कारण रहता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो में इसके ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है, मैंने बताया कि अंटार्कटिका में ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, हुआ था, आपको पता ही है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब यही होता है कि जो हमारा ओजोन एक लेयर बनी होती है जो भी हमें प्रोटेक्ट करती है एटमॉस्फेयर में, मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, रेडिएशन, इनकी जो रेस होती है अल्ट्रावायलेट रेस, इनसे हमें बचाती है। और मैं खुद थक गया हूँ यार, आज ये इतना लंबा लेक्चर हो गया। उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, जब उनसे हमें प्रोटेक्ट करेंगी तो ये हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं जो हमारी, अगर हमारी स्किन्स पे पड़ेंगी हमें बीमारी हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, तो हम हमारी अर्थ भी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट रहती है। और ये जो केमिकल्स फॉर्म ये होती हैं ये आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हम एसीज़ वगैरह यूज़ करते हैं ना, इसकी वजह से हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंक्रीज़ हो रहा है जोन लेयर में, और जिसकी वजह से वहाँ पे होल हो रहा है। और वो जो मैंने बताया कि जो कार्बन, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ करेगा, मीथेन, ये सारी गैसेस इंक्रीज़ करेंगी तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, सारा रेडिएशन नीचे आएगा जिसकी वजह से बारिश भी कम होती है। एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय कर रही है ओजोन लेयर को। कौन, CFCS, यानी कि काजेज मैनी हेल्थ इशू। उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए मॉनिटरियल प्रोटोकॉल लाया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी रिस्ट्रिक्शन करने के लिए, ओजोन लेयर की डिप्लेशन को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए गैसेस को, और CFS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने कौन सा मॉनिटर प्रोटोकॉल आया जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन में इतना ही रखते हैं। उसके बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि बायोस्फीयर यहाँ पे हमें पानी मिलता है, लैंड मिलती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है। वहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ सिस्टम कंटेन्स स्पोर्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे लाइफ है, लाइफ, बायो मतलब लाइफ, और 0.007% वॉल्यूम है इस प्लानट का। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बायोस्फीयर से सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ प्लानट इज़ 0.007%। सो गाइस, आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं इस लेक्चर के। आज तक मेरे आप यूट्यूब चैनल सर्च करना, पूरी वीडियोस देखना, इतना लंबा लेक्चर आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके गाइस, मैंने आज आपको बोर कर दिया इस लेक्चर में। तो आपका यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, कल का हमारा जो लेक्चर होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, बट इतना लेंथी नहीं जाएगा क्योंकि ये 2-3 पार्ट में डिवाइड है हमारा, ये देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा 3 लेक्चर में। ठीक है, सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।